नमस्ते, मैं जेनिफर स्मिथ हूं। मैं CNN में एक ग्लोबल प्रोड्यूसर के रूप में काम करती हूं। हाल ही में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प घटना देखी। अमेरिका में भारत के प्रति आकर्षण और रुचि में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। शुरुआत में मुझे लगा कि यह शायद केवल एक अस्थायी लहर है, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि यह केवल एक चलन नहीं है। भारत की फिल्में, संगीत, योग, आध्यात्मिकता और यहाँ का भोजन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सड़कों पर चलते हुए भारतीय संगीत सुनाई देता है। मेरे दोस्त बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज पर चर्चा करते हैं और चिकन टिक्का और मसाला डोसा परोसने वाले रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारे चारों ओर भारतीय संस्कृति की इतनी मौजूदगी के बावजूद भारत के बारे में मेरी वास्तविक जानकारी लगभग शून्य थी। आखिर भारत कैसी जगह है जो इतने सारे लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा। पहले यह केवल जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और अधिक जानना चाहती थी। मैं केवल इस बाहरी लहर तक नहीं रुकना चाहती थी, बल्कि उस छिपे हुए आकर्षण का खुद अनुभव करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक फैसला किया, मैं खुद भारत जाऊंगी। बेशक इसमें मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा थी, लेकिन एक प्रोड्यूसर के रूप में मेरी अंतर्दृष्टि भी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस विषय पर एक टेलीविजन शो बनाऊं तो यह बहुत दिलचस्प होगा। भारत की लोकप्रियता के रहस्य को उजागर करने वाला शो सोचकर ही मेरा दिल उत्साह से भर गया। मैंने अपने बॉस को प्रस्ताव दिया कि मैं भारत के आकर्षण का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहती हूं और उस अनुभव के आधार पर एक प्रोग्राम बनाना चाहती हूं। सौभाग्य से बॉस को भी मेरा विचार बहुत पसंद आया और प्रोजेक्ट को तुरंत मंजूरी मिल गई। भारत की टिकट बुक करते समय मेरा मन उत्साह और घबराहट से भरा था। एक तरफ मुझे डर था कि क्या मैं वाकई भारत के असली आकर्षण को कैमरे में कैद कर पाऊंगी। इसलिए निकलने से पहले मैंने भारत के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश की। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, किताबें पढ़ीं और पाया कि भारत वास्तव में विविधताओं से भरा एक उपमहाद्वीप है। एक ऐसा स्थान जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है और जिसने पिछले कुछ दशकों में खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीकी केंद्र के रूप में बदल लिया है। यह तीव्र परिवर्तन कैसे संभव हुआ, इसने मुझे बहुत उत्सुक कर दिया। हवाई जहाज में बैठे हुए मेरे दिमाग में कई सवाल थे। भारत की वे कौन सी चीजें हैं जो दुनिया को इतना आकर्षित करती हैं? उनकी संस्कृति में क्या खास है? और भारतीयों की जीवन शक्ति स्पिरिट कैसी है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए मैं बेहद उत्साहित थी। लगभग 15 घंटे की उड़ान के बाद मैं अंततः दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। विमान से उतरते ही मुझे कुछ अलग महसूस हुआ। हवाई अड्डा बहुत साफ और आधुनिक था। वाह, क्या यह भारत की पहली छाप है, मैंने सोचा। लेकिन साथ ही मुझे लगा कि यह निश्चित रूप से पूरी कहानी नहीं है। भारत का असली चेहरा, उनकी संस्कृति, उनकी आत्मा और वह कुछ जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, उसे ढूंढना ही मेरा मिशन था। मैंने तय किया कि मैं बिना किसी पूर्व धारणा के केवल एक खुले मन से इस जगह का अनुभव करूंगी। आगे मैं जो कुछ भी देखने, सुनने और महसूस करने वाली थी, उसके प्रति मैं उम्मीदों से भरी थी। अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो लगता है कि उस समय मेरी अज्ञानता शायद एक वरदान थी, क्योंकि इसने मुझे बिना किसी भेदभाव के भारत को देखने का मौका दिया। हवाई अड्डे से दिल्ली की ओर जाते समय मैं खिड़की के बाहर के दृश्यों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। एक तरफ आसमान छूती आधुनिक इमारतें थीं, तो दूसरी तरफ पुरानी लाल ईंटों वाली ऐतिहासिक विरासत। आधुनिकता और परंपरा का ऐसा सह अस्तित्व वाकई अविश्वसनीय था। दिल्ली पहुंचने के बाद मेरी पहली छाप यह थी कि शहर बहुत ऊर्जावान है। यह न्यूयॉर्क या लॉस एंजल्स जैसा नहीं था। सड़कों पर एक व्यवस्थित हलचल थी, लोग फैशनेबल थे और तेजी से चल रहे थे। लेकिन मुझे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उस आधुनिकता के बीच परंपराएं अभी भी पूरी जीवंतता के साथ मौजूद थीं। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में ऐतिहासिक स्मारक थे और अत्याधुनिक तकनीक वाली इमारतों के बगल में पुरानी गलियां थीं। ऐसा दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा था। होटल में सामान रखने के बाद मैं तुरंत सड़कों पर टहलने निकल पड़ी। दिल्ली का नजारा वाकई दिलचस्प था। एक तरफ नवीनतम स्मार्टफोन बेचने वाली दुकानें थीं, तो दूसरी तरफ पारंपरिक बाजारों के व्यापारी जोश के साथ ग्राहकों को बुला रहे थे। खासकर इंडिया गेट के आसपास का नजारा मेरे दिल में बस गया। आधुनिक सरकारी इमारतों के बीच राजपथ की भव्यता एक अलग ही गरिमा दिखा रही थी। उसे देखकर मैंने सोचा, आह, यही भारत है। वहां टहलना एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था। भव्य वास्तुकला, सुंदर बगीचे और उस शांत वातावरण ने मुझे बहुत प्रभावित किया। ऐसा लगा जैसे मैंने समय की यात्रा की हो। लेकिन तभी एक दिलचस्प बात हुई।
इंडिया गेट घूमते समय मेरी मुलाकात एक भारतीय परिवार से हुई। उन्होंने मुझसे उनकी फोटो खींचने का अनुरोध किया। मैं तभी के साथ की सहर्ष तैयार हो गई। फोटो खींचने के बाद उस परिवार ने मुझसे पूछा, क्या आप विदेशी हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं अमेरिका से आई हूं। वे अचानक अंग्रेजी में बात करने लगे। ओह, आप अमेरिका से हैं? आपको भारत कैसा लग रहा है? मैं दंग रह गई। उनकी अंग्रेजी वाकई बेहतरीन थी। हमने कुछ देर बात की और इस दौरान मेरी एक पुरानी गलतफहमी दूर हो गई। मुझे लगता था कि भारतीय लोग विदेशियों के साथ थोड़े शर्मीले होते होंगे, लेकिन वह परिवार बहुत गर्मजोशी से भरा और मिलनसार था। उन्होंने मुझे खाने पर भी आमंत्रित किया। समय की कमी के कारण मैं नहीं जा सकी, लेकिन उस पल मैंने भारतीयों की उदारता को गहराई से महसूस किया। शाम को मैं दिल्ली की एक ऊंची इमारत की छत पर गई। वहां से दिल्ली की रात का नजारा किसी सपने जैसा था। जगमगाती इमारतों के बीच पुरानी विरासतें शांत खड़ी थीं और सड़कों पर रोशनी की लंबी कतारें थीं। उस दृश्य को देखकर मुझे लगा कि इस शहर में कुछ तो खास है। वहीं मैंने एक विदेशी जोड़े की बात सुनी। वे कह रहे थे, यह शहर कितना सुंदर है, लेकिन क्या यह बहुत व्यस्त और प्रतिस्पर्धी नहीं है? उनकी बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। इस चमक धमक के पीछे भारत का असली चेहरा क्या है? उस पूरे दिन दिल्ली के विभिन्न रूपों को देखकर मेरे मन में विचार आया कि यह शहर वाकई बहुरंगी है, आधुनिक भी और पारंपरिक भी, ऊर्जावान भी और सुकून देने वाला भी। मैंने ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा था। तभी मुझे समझ आया कि भारत का असली आकर्षण पुरानी और नई चीजों, परंपरा और आधुनिकता, प्रकृति और शहरी जीवन के इस संपूर्ण मेल में है। यही भारत का वास्तविक स्वरूप है। पहला दिन होटल लौटकर खत्म हुआ। मेरा दिल धड़क रहा था। यह तो बस शुरुआत थी। आगे अभी और भी आश्चर्य और खोजें मेरा इंतजार कर रही थीं, और मेरा यह सोचना बिल्कुल सही निकला। भारत आए हुए कुछ दिन बीत चुके थे। अब मैं भारतीय संस्कृति को और गहराई से अनुभव करना चाहती थी। इसलिए मैंने ऋषिकेश के शांत पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक योग और ध्यान स्पिरिचुअल रिट्रीट का अनुभव करने का मन बनाया। शहर के शोर शराबे से दूर जाते हुए मेरा मन शांत होने लगा। वहां पहुंचकर मुझे आश्चर्य हुआ कि आध्यात्मिक गुरु भी मेरी कल्पना से अधिक आधुनिक थे। वे स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहे थे। एक दिन वहां चाय चर्चा का सत्र था। गुरुजी ने हमें पारंपरिक मसाला चाय परोसी। उसकी सुगंध अद्भुत थी। गुरुजी ने कहा, कृपया इसे धीरे धीरे पिएं। मैंने शिष्टाचार बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन चाय का स्वाद इतना लाजवाब था कि मेरे मुंह से अचानक जोर से निकल गया, यह बहुत स्वादिष्ट है। उसी क्षण चारों ओर सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि सब मुझे देख रहे हैं। गुरुजी के चेहरे के भाव भी थोड़े स्थिर हो गए। मेरे बगल में बैठे एक भारतीय प्रतिभागी ने मेरे कान में फुसफुसाया, चाय पीते समय यहाँ लोग शांति से महसूस करना पसंद करते हैं। यह समय चाय और अपने भीतर के एहसास पर ध्यान केंद्रित करने का है। पल भर में मैं बहुत घबरा गई। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सत्र खत्म होने के बाद मैंने गुरुजी से माफी मांगने का फैसला किया। एक अनुवादक की मदद से मैंने अपनी गलती समझाई। मुझे बहुत खेद है। चाय का स्वाद इतना अच्छा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं थी। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, आपकी प्रशंसा ने हमारी चाय के मूल्य को ही दर्शाया है। बस याद रखें, इस अनुभव का असली अर्थ बाहरी आवाज नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज सुनना है। अगर इस घटना से आप यह बात समझ पाएं, तो यह एक अच्छा अनुभव रहा। उनकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मुझे एक बड़ी सीख मिली। मुझे समझ आया कि यहाँ चाय पीना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि खुद को खोजने और मन की शांति प्राप्त करने की एक साधना है। इस अनुभव के बाद वहां की हर गतिविधि मेरे लिए नई ऊर्जा लेकर आई। सुबह का ध्यान, सात्विक भोजन, यह सब केवल रस्म नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया सिखा रही थी। ऋषिकेश से लौटते समय मैंने फिर से भारतीय संस्कृति की गहराई के बारे में सोचा। ऊपर से आधुनिक दिखने वाले इस देश के भीतर सदियों पुरानी परंपरा और दर्शन आज भी उतने ही जीवंत हैं। आधुनिक समाज में भी इन भारतीय संस्कृति की बारी बनाने लग गया। परंपराओं का बना रहना वाकई अद्भुत था। इसने मुझे भारत को देखने का एक नया नजरिया दिया। वापस दिल्ली लौटते समय मैंने महसूस किया कि भारत की असली शक्ति इसकी जड़ें हैं। परंपरा और आधुनिकता यहाँ टकराते नहीं, बल्कि मिलकर कुछ नया रचते हैं। भारत की आध्यात्मिक यात्रा के बाद अब मैं इसके आधुनिक और तकनीकी पक्ष को देखना चाहती थी। मैंने सुना था कि भारत एक टेक जायंट है। सबसे पहले मैंने भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र यूपी और इंटरनेट की गति का अनुभव किया। होटल का वाईफाई तो तेज था,
ही। लेकिन सड़कों पर हर छोटे ठेले वाले के पास क्यूआर कोड देखकर मैं दंग रह गई। न्यूयॉर्क में भी ऐसा हर जगह नहीं होता। अगले दिन मैंने गुड़गांव के एक बड़े साइबर हब का दौरा किया। वहां नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और सॉफ्टवेयर कंपनियां देखकर भविष्य जैसा एहसास हुआ। एक दिलचस्प घटना हुई। मैं एक गैजेट देख रही थी, तभी एक सेल्समैन आया और पूछा, मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैंने अंग्रेजी में कुछ तकनीकी सवाल पूछे। सेल्समैन थोड़ा हिचकिचाया, शायद उसे अंग्रेजी में समझाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन तुरंत उसने अपने दूसरे साथी को बुलाया, जिसने धारा प्रवाह अंग्रेजी में मुझे सब कुछ समझाया। इससे मैंने भारत के दो पहलू देखे, एक तो तकनीक का विकास और दूसरा वैश्विक होने की उनकी कोशिश। भले ही हर कोई अंग्रेजी में माहिर न हो, लेकिन उनके पास हर स्थिति से निपटने का सिस्टम है। मैंने भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को भी देखा। स्वचालित कचरा प्रबंधन, स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल, ये सब काम करते देखना जादुई था। लेकिन साथ ही मैंने देखा कि मेट्रो में हर कोई अपने फोन में डूबा है। रेस्टोरेंट में परिवार बात करने के बजाय स्क्रीन देख रहे हैं। मैंने एक टेक कंपनी के अधिकारी से पूछा, क्या तकनीक मानवीय रिश्तों को प्रभावित कर रही है? उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, हाँ, यह एक चुनौती है। इसलिए हम अब डिजिटल वेलनेस पर काम कर रहे हैं, ताकि लोग तकनीक का स्वस्थ उपयोग कर सकें। समस्याओं को पहचान कर तकनीक से ही उसका समाधान निकालने का यह जज्बा मुझे बहुत पसंद आया। भारतीय तकनीक का अनुभव करते हुए मुझे लगा कि यह देश बहुत तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में यहाँ के लोगों का जुनून और कल्पनाशीलता है। तकनीक देखने के बाद मैं भारतीयों के सामान्य जीवन को करीब से देखना चाहती थी। मैंने बिना किसी गाइड के दिल्ली की एक रिहायशी कॉलोनी में घूमने का फैसला किया। सुबह सुबह एक छोटी गली में मुझे भूख लगी। मुझे एक छोटी सी दुकान मिली। समस्या यह थी कि मेनू केवल हिंदी में था और कोई फोटो भी नहीं थी। मैं उलझन में थी। मैं हिम्मत करके अंदर गई। मालकिन ने मुझे देखकर एक बड़ी मुस्कान दी। मैंने अंग्रेजी में पूछा, क्या अच्छा है? वह थोड़ी घबराईं, लेकिन इशारों में मुझे समझाया और रसोई में चली गईं। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी प्लेट लेकर आईं, जिसमें थोड़े थोड़े कई व्यंजन थे। उन्होंने धीरे धीरे मुझे सबके नाम बताए। मैंने आलू पराठा और दही ऑर्डर किया। स्वाद लाजवाब था। पैसे देते समय उन्होंने मेरे साथ एक अतिरिक्त मिठाई भी दी और कहा कि यह कॉम्प्लीमेंट्री है। बगल की मेज पर बैठे एक लड़के ने बताया, मैम, उन्होंने यह आपको प्यार से दिया है। इतनी छोटी सी उदारता ने मेरा दिल जीत लिया। अगले दिन मैं एक पार्क में गई। वहां बुजुर्गों को योग और लाफ्टर क्लब में हंसते हुए देखा। एक दादाजी ने मुझे अपने साथ शामिल होने को कहा। शुरू में मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर शामिल हो गई। मेरे स्टेप्स गलत थे, पर सबने बहुत प्यार से सिखाया। बाद में उन्होंने मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया। एक अजनबी विदेशी को इतनी सहजता से अपना लेना अविश्वसनीय था। बातों बातों में एक बुजुर्ग ने कहा, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान के समान होता है। उस दिन मैंने गहराई से सोचा कि भारतीयों की यह गर्मजोशी केवल विदेशियों के लिए नहीं है, बल्कि यह उनके स्वभाव का हिस्सा है। यही वह चीज है जो भारत को खास बनाती है। मेरी भारत यात्रा का अंत करीब था। आखिरी दिन मैं फिर से एक ऊंची इमारत पर गई और पूरे शहर को देखा। मैं एक जिज्ञासु विदेशी के रूप में आई थी, लेकिन अब मैं एक इंडिया फैन बन चुकी थी। आधुनिक दृश्यों के बीच प्राचीन मंदिर, तकनीकी गलियों के बीच गर्मजोशी भरे लोग, यह सब मिलकर भारत नाम का एक अनूठा देश बनाते हैं। यहाँ विभिन्न तत्व टकराते नहीं, बल्कि मिलते हैं। मुझे पता है कि भारत में चुनौतियां भी हैं, भीड़, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक असमानता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वे इन समस्याओं को हल करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ते। अब मुझे लगता है कि मैं भारत को थोड़ा समझने लगी हूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है। मैंने फैसला किया कि यह मेरी आखिरी यात्रा नहीं है। मैं हिंदी सीखूंगी और भारत को और गहराई से जानूंगी। विमान पर चढ़ने से पहले मैंने अंतिम बार दिल्ली की ओर देखा और मन में वादा किया, मैं फिर आऊंगी। अब मैं न्यूयॉर्क जा रही हूं, इस अनुभव को एक बेहतरीन शो में बदलने के लिए। भारत को जितना जानो उतना ही कम लगता है। भारत, इस अविस्मरणीय याद के लिए शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि भारत दुनिया का दिल जीतना जारी रखेगा, क्योंकि यहाँ का आकर्षण अनंत है। अलविदा नहीं, फिर मिलेंगे। भारत, मुझे तुमसे प्यार है। कहानी दो, माया की गलतफहमी और भारत की सच्चाई। नमस्ते, मैं माया हूँ। मेरा जन्म डेनमार्क के स्कैगेन में हुआ और मैं वर्तमान में आरहस विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। हमारा देश डेनमार्क दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है। स्कैगेन एक छोटा सा सुंदर तटीय शहर है। कॉलेज से पहले मैं वहीं रही। वहां विदेशी पर्यटक कम ही आते थे
और जो आते थे वे भी यूरोप के ही होते थे। इसलिए मुझे एशियाई देशों या उनकी संस्कृति के बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्कूल में हमने विश्व इतिहास पढ़ा था, जिसमें चीन की प्राचीन सभ्यता और बड़े देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था। भारत के बारे में मैंने बस इतना सुना था कि यह एक बड़ा देश है जो दक्षिण एशिया में है। हाई स्कूल में मेरी मुलाकात पहली बार एक एशियाई छात्रा से हुई। लिली चीन से थी। पहले तो हम सब उसके प्रति उत्सुक थे, लेकिन जल्द ही लिली के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो गया। वह स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती थी, उसके बाल तैलीय होते थे और उसके पास से अक्सर गंध आती थी। डेनमार्क में स्नान संस्कृति बहुत विकसित है। हम दिन में कम से कम एक बार जरूर नहाते हैं, इसलिए लिली का व्यवहार हमें अजीब लगा। कई दोस्तों ने उसे नहाने की सलाह दी, पर वह नाराज हो गई और इसे नस्लवाद बताने लगी। धीरे धीरे सबने उससे दूरी बना ली। उसी दौरान मैंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक भारतीय वेब सीरीज देखी और कुछ फिल्में। वे बहुत ही भावुक और सुंदर थीं। कलाकार बहुत प्रभावशाली थे। मुझे लगा कि यह निश्चित रूप से चीनी संस्कृति का हिस्सा होगा, क्योंकि मेरी जानकारी सीमित थी। मैं लिली के पास गई और कहा, तुम्हारे देश चीन की फिल्में वाकई बहुत अच्छी हैं। लिली बहुत खुश हुई और उसने शेखी बघाड़ना शुरू कर दिया कि हाँ, चीन बहुत महान है। उसने कभी नहीं कहा कि वे फिल्में भारतीय थीं। मैं और लिली दोस्त बन गए। उसने मुझे कई चीजों के बारे में बताया, मसाला चाय, योग और सुंदर वास्तुकला। उसने दावा किया कि यह सब चीनी संस्कृति है। चूंकि मुझे एशियाई इतिहास का ज्ञान नहीं था, मैंने उसकी हर बात मान ली। मुझे लगा कि चीन वाकई अद्भुत है। जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो वहां मेरी मुलाकात वास्तविक भारतीय छात्रों से हुई। वे लिली से बिल्कुल अलग थे। वे बहुत साफ सुथरे, ऊर्जावान और प्रतिभाशाली थे। उनके बाल रेशम जैसे चमकते थे और उनकी त्वचा स्वस्थ थी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने एक एशियाई संस्कृति क्लब ज्वाइन किया। वहां मुझे पता चला कि जिन फिल्मों और जिस संस्कृति, योग, आयुर्वेद, मसालेदार भोजन को मैं चीनी समझती थी, वे वास्तव में भारतीय थीं। जब मैंने क्लब में कहा कि भारत तो चीन की नकल करता है, तो सब मुझे हैरानी से देखने लगे। तब मुझे सच्चाई पता चली कि लिली ने मुझसे सालों तक झूठ बोला था। जिसे वह बबल्स कहती थी, वह वास्तव में भारतीय जायके थे। जिसे वह अपना बताती थी, वह भारत की हजारों साल पुरानी विरासत थी। मुझे अपनी अज्ञानता पर बहुत शर्म महसूस हुई। मैंने लिली से इसका कारण पूछा तो उसने एक बेतुका जवाब दिया, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए तुम्हें प्रभावित करने के लिए मैंने झूठ बोला। मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी और उसे साफ कह दिया कि समस्या उसकी नागरिकता नहीं, बल्कि उसकी आदतों और झूठ में थी। विश्वविद्यालय में मेरी मुलाकात अनन्या नाम की एक भारतीय छात्रा से हुई। वह बहुत मेहनती थी। वह दिन में केवल 6 घंटे सोती थी, पढ़ाई करती थी, पार्ट टाइम काम करती थी और योग भी करती थी। उसने मुझे भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाया। उसकी प्रेरणा से मैंने एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में भारत जाने का आवेदन किया और मुझे चुन लिया गया। भारत जाने से पहले मैं डरी हुई थी। मुझे लगा था कि शायद वहां बहुत गरीबी और अव्यवस्था होगी, लेकिन भारत पहुंचते ही मेरी आंखें खुल गईं। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अद्भुत था। इंटरनेट की गति डेनमार्क से भी तेज महसूस हुई। दिल्ली की मेट्रो प्रणाली इतनी व्यापक और कुशल थी कि मैंने वैसा यूरोप में भी कम ही देखा था। मैंने देखा कि भारत के छात्र कितने प्रतिभाशाली और प्रतिस्पर्धी हैं। वे गणित, विज्ञान और कोडिंग में माहिर थे, साथ ही अपनी संस्कृति से भी जुड़े थे। मैंने अनन्या के गांव का दौरा भी किया, जहां मुझे असली भारत की सादगी और प्रेम का अनुभव हुआ। वहां के लोग भले ही बहुत अमीर न हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। मैंने नंदी हिल्स पर सूर्योदय देखा और महसूस किया कि भारत केवल तकनीक नहीं, बल्कि प्रकृति और शांति का भी देश है। डेनमार्क लौटने के बाद मैं अब सबको भारत की सच्चाई बताती हूँ। जो लोग भारत को पिछड़ा समझते हैं, मैं उन्हें अपने अनुभव सुनाती हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहां भविष्य और अतीत एक साथ चलते हैं। निष्कर्ष: अमेरिकी प्रोड्यूसर जेनिफर और डेनिश छात्रा माया, इन दोनों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्य को जानने का आनंद क्या होता है। जेनिफर ने अपनी पेशेवर दृष्टि से भारत के फ्यूजन, परंपरा और आधुनिकता का मेल को समझा, जबकि माया ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से पूर्वाग्रहों को तोड़ा। भारत का असली आकर्षण केवल इसकी बड़ी इमारतों या तेज इंटरनेट में नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की अतिथि देवो भव वाली भावना में है। वह प्रेम जो एक ढाबे वाली माँ के मुफ्त मिठाई देने में है, और वह अनुशासन जो एक छात्र की मेहनत में है। आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन किसी स्थान को स्वयं महसूस करना एक अलग अनुभव है। इन दोनों महिलाओं ने भारत को केवल देखा नहीं, बल्कि जिया है। भारत एक ऐसा दर्पण है जो आपको खुद की अच्छाई और मजबूती से मिलवाता है।
हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके मन में भी एक छोटी सी लौ जलाएगी कि आप भी एक दिन भारत के इस जादुई अनुभव का हिस्सा बने। भारत हमेशा अपनी मुस्कान और बाहें फैलाकर आपका स्वागत करेगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।